दोस्तों आज का जो चैप्टर नंबर है 14। आज हम ये जानेंगे कि ये जो हमारा फ्रेम होता है जिसमें 12 घर होते हैं, इन घरों का क्या क्या मतलब है और किस किस घर से क्या मतलब निकल के आता है। इसमें मृत्यु के घर कौन से होते हैं, केंद्र स्थान कौन से होते हैं, त्रिकोण स्थान और उनका क्या महत्व होता है, कौन से प्लैनेट वहाँ पर किस तरीके से काम करते हैं और इनमें कौन कौन से ऐसे हाउसेस होते हैं जहाँ पर राजयोग बनते हैं। ये जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे, ये शुरुआत है जहाँ से प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत होती है, मीन्स कुंडली एनालिसिस। और मैं कुछ आपको ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसमें कि आपको मेमोराइज नहीं करना है, सिंपल वे से मैं आप लोगों को एक कैलकुलेशन का तरीका बताऊंगा और यही जो बेस है ये हमेशा के लिए रहेगा। आप जब भी फ्यूचर में कभी भी कुंडली एनालिसिस करेंगे तो टेक्निक्स यही रहेंगी। सो बेटर है कि इस लेक्चर को आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। एज आई मेंशन, मारक स्थान, तो कुंडली में 2 घर ऐसे हैं जिनको हम मारक स्थान कहते हैं। मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को कि कौन से होते हैं, लेकिन जो टेक्निक बताऊंगा वो आप खुद ही निकाल लेंगे कि वो कौन से 2 मार्क स्थान बनेंगे। अगर आप कल वाला लेक्चर देखें जो मैंने पिछले कल काल पुरुष कुंडली के बारे में बताया था, तो आई हैड मेंशन कि जो हमारा 8वां घर होता है वो आयु का घर होता है। आयु, मृत्यु कुछ भी कह सकते हैं। वहीं से 8वें घर से ही एक इंसान का मृत्यु के बारे में पता चलता है कि मृत्यु या आयु कितनी रहेगी और मृत्यु का क्या सोर्स बनेगा, किस तरीके से एक इंसान का लास्ट टाइम रहेगा और क्या योग बनेंगे। मीन्स कोई हार्ट की ट्रबल आएगी, वट एवर द थिंग्स आर देयर। और आयु की गणना मीन्स कि टोटल आयु कितनी बनती है। पहले हम 8वां घर देख लेते हैं। 8वां घर मीन्स आयु का स्थान। नाउ व्हाट आई वांट टू मेंशन कि आपको अगर मारक स्थान कुंडली में जानने हैं तो सिर्फ आपको एक ही घर अगर आप याद रखेंगे तो इसी घर से आपको वो 2 मार्क स्थान पता चल जाएंगे। अगर ये जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ, अगर उस सिंपल टेक्निक का अगर आप यूज़ करेंगे। सिमिलरली यही टेक्निक बहुत सारी जगहों पे यूज़ होगी। 8वां घर है, 8वां मीन्स फर्स्ट हाउस ये है, यहाँ से काउंट करेंगे तो 8वां घर आयु का घर ये बनता है। अब अष्टम से अष्टम जो घर आपका बनेगा आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये घर भी आपका अष्टम से अष्टम आप काउंट कर लीजिए। अब ये आपके 2 बन गए, बिकॉज दिस इज ए टेक्निक, याद करने का तरीका है ये कि अगर ये अष्टम में आयु का घर है तो यहाँ से भी आपको अष्टम काउंट करना है, तो आप इसको मार्क कर लीजिए। लेकिन ये वो 2 घर नहीं है मार्क स्थान, लेट मी टेल यू। अब यहीं से हम मार्क स्थान की गणना करेंगे। वैसे तीसरा घर भी मार्केश बनाता है, लेकिन हम वो उन 2 मार्क घरों के ऊपर जाएंगे अभी। अगर आप कल की कुंडली देखें, कल वाला चैप्टर, तो मैंने उसमें मेंशन किया था कि अगर ये पहला घर है तो जो 12th हाउस होता है वो व्यय घर होता है। व्यय मीन्स एक्सपेंडिचर। अब एक टेक्निक मैं बताऊंगा आपको कि कभी भी आप कोई कुंडली एनालिसिस करें और किसी स्थान के बारे में अगर शोध करें तो उस स्थान को आप एसेंडेंट मान लीजिए, लगन मान लीजिए। अब हम ये देखेंगे, अब ये काम करते हैं, हम अष्टम घर को एसेंडेंट मान लेते हैं, लगन मान लेते हैं कि ये हमारा लगन हुआ। जैसे कि मैंने कल बताया था व्यय, तो ये जो व्यय है, अगेन आई एम गोइंग टू द डिफरेंट जोन नाउ। व्यय मीन्स लगन का व्यय। अगर ये पहला घर है तो ये 12th हाउस है। पहले घर से काउंट करेंगे तो 12वां घर जो होता है व्यय होता है। व्यय हर तरीके से व्यय, शरीर का भी व्यय और लाइक जितनी इनकम होती है इंसान की उसका एक्सपेंडिचर्स कहाँ कहाँ पे होंगे। और ये जो व्यय जो शब्द है ये बहुत जगह पे यूज़ होगा। किस तरीके का व्यय? आयु का व्यय,
बिजनेस में लॉसेस, लोन अगर किसी ने लिया है तो क्या वो नहीं दे पा रहा है, या अगर संतान है तो संतान को अगर कष्ट होगा तो उसका भी व्यय। व्यय मीन्स हर तरीके से एक्सपेंडिचर्स ऑफ लाइफ। सो ये सिंपल रूल आप समझेंगे। अब आप खुद सोचिए कि ये जो अष्टम घर है इसका व्यय कौन सा होगा, व्यय घर। अगर इसको लगन मानेंगे तो अगर इससे कैलकुलेट करना शुरू करेंगे अष्टम घर से घूम के जब वापस आएंगे तो ये जो 12, ये आपका 12th हाउस बना। यहाँ से काउंटिंग करेंगे, दिस इज़ 1 2, आप काउंट करते करते आइए, ये आपका व्यय घर बन गया। तो पहला मृत्यु स्थान तो आपका, सॉरी, पहला मार्केश का जो स्थान है ये हुआ। इंग्लिश में भी मारक ही कहते हैं। अब एक घर और भी है, एक तो आप कह सकते हैं कि कुंडली में 7वां घर जो होता है वो मार्क घर कहते हैं इसको। अब एक घर और भी है, ये तीसरे घर से भी व्यय चेक करेंगे। आप इसको लगन मान लीजिए, लगन से आप काउंट करते करते जाएंगे तो ये 12th हाउस ये हुआ। So now what we can say कि second and 7th हाउस जो है कुंडली में वो मार्क हाउसेस होते हैं। और ये जो घर होते हैं इनसे जब भी कोई दशा महादशा आती है तो वह उसी में ही मालूम चलता है कि अगर किसी को चोट लगेगी या मार्केश बनेगा तो किस तरीके से बनेगा, क्या योग बनेंगे, मीन्स हर तरीके से इंसान के बारे में, चाहे वो क्रॉनिक रोग बनेगा या हार्ट की ट्रबल होगी, ब्रेन का रोग बनेगा। तो दूसरा और 7वां घर जो है इनकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। और भी घर होते हैं मृत्यु के, लेकिन अभी हमें 2 ही याद रखने हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। द नेक्स्ट वन इज क्वाड्रेंट हाउसेस। हिंदी में कहते हैं केंद्र स्थान। इनको विष्णु स्थान भी कहा जाता है। आई रिपीट अगेन, विष्णु स्थान। और ये 4 घर होते हैं कुंडली में। पहले हम बना लेते हैं, फिर मैं आपको इम्पोर्टेंस भी बताता हूँ उनकी। सबसे पहला केंद्र स्थान होता है हमारा, जो हमारा फर्स्ट हाउस होता है, लगन। तो ये हमारा केंद्र हुआ। एज आई सेड, इनको विष्णु स्थान भी कहा जाता है। आप इसमें इजीली याद रखने के लिए 3 ऐड कर दीजिए। 1 + 3 = 4। एक में 3 ऐड करेंगे तो 4 आता है, मीन्स चौथा घर। तो ये चौथा घर भी केंद्र हाउस हुआ। अगेन 4 में फिर 3 ऐड करने हैं तो आपका ये 7वां घर। एंड सिमिलरली 3 और ऐड करेंगे तो 10th हाउस। तो ये जो कुंडली में 4 घर होते हैं इनको हम केंद्र स्थान कहते हैं, विष्णु स्थान भी कहते हैं, इंग्लिश में क्वाड्रेंट भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस हाउसेस? ये जो 4 घर हैं ये राजयोग बनाने में बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस होती है इनकी। लेकिन कौन कौन से वो ग्रह हैं जो यहाँ पर बैठकर राजयोग बनाते हैं? जितने भी नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट हैं, अगर वही प्लैनेट, बेनिफिक प्लैनेट ही अगर इन केंद्र वाले घरों में बैठेंगे तो वो ज़्यादा शुभ प्रभाव देते हैं इंस्टेड ऑफ नेचुरल मेलफिक प्लैनेट। और सबसे शुभ बात यह है कि अगर कोई ग्रह नीच का भी है, मान लीजिए चंद्रमा नीच का है वृश्चिक राशि का, और अगर कहीं 10th हाउस में बैठ जाता है तो उसको हम, उसका जो नीच प्रभाव जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। सो कह सकते हैं कि वो नीच होने के बावजूद भी वो शुभ फल देगा।
और ये जो कंडीशन है ये जितने भी नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट हैं ये सबके ऊपर अप्लाई होती है ये कंडीशन। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कौन सा घर इनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो जितना हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वही घर सबसे पावरफुल होगा। मीन्स मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 10th हाउस इज केंद्रा। सो 10th हाउस सबसे पावरफुल होगा। 10th के बाद 7th, 7th के बाद 4th एंड 4th के बाद 1st हाउस। तो सबसे ज़्यादा जो पावर मिलेगी ये सबसे पावरफुल है, ये थोड़ा सा कम है, ये थोड़ा उससे कम एंड ये और थोड़ा सा कम, बट फिर भी सब घरों की बहुत ही स्ट्रेंथ मानी जाती है। और ये जो केंद्रा जो हाउस हैं, अगर नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट अगर सबके सब अगर इन घरों में चले जाएं तो ऐसे इंसान की जो लाइफ है जातक की बहुत ही पीसफुल लाइफ रहती है ऐसे लोगों की। मैं जब भी आप लोग कुंडली में अध्ययन करें, बिफोर यू गो इनटू डीप एनालिसिस, अगर कहीं आपको अचानक सडन दिखता है कि बेनिफिक प्लैनेट चारों घरों में चले गए हैं, आप इजीली कह सकते हैं कि धन के बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, पीस, प्रोस्पेरिटी। तो सिंपल प्रेडिक्शन आप दे सकते हैं कि सामने वाला बहुत ही पीस में है, क्योंकि धन और पीस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जिसके पास धन बहुत ज़्यादा है ये बहुत ज़रूरी नहीं कि वो इंसान पीस में है। सो ये केंद्र स्थान आप लोगों को ये समझ में होने चाहिए जब आप प्रेडिक्शंस में आगे जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ त्रिकोण स्थान। इनको हम विष्णु स्थान भी कहते हैं, सॉरी इनको हम लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं और इंग्लिश में ट्राइन हाउस भी कहते हैं। और ये जो हाउसेस है ये दीज आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हाउसेस इन द हॉरोस्कोप इन द टर्म्स ऑफ, जब हम राजयोग की बात करते हैं तो सबसे बड़ा राजयोग इन्हीं हाउसेस के थ्रू देखा जाता है। और जब इन हाउसेस में वो राजयोग बने तो वो उसको अति उत्तम माना जाता है। आगे बहुत सारी सीरीज स्टार्ट होंगी जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ राजयोगों की भी कैलकुलेशन करेंगे। सो अगर हम त्रिकोण की बात करें तो अगेन द वे आई टीच पीपल, मेरा जो बताने का तरीका है, मैं यही चाहता हूँ कि लोग मेमोराइज ना करें। ज्योतिष मेमोराइज करने की चीज़ नहीं है। नॉट ओनली एस्ट्रोलॉजी, वी टॉक अबाउट एवरीथिंग इन द लाइफ। सो जब हम त्रिकोण की बात कर रहे हैं तो आप सोचिए लॉजिकली कि त्रिकोण कैसे बनेगा इस फ्रेम के अंदर। सो फर्स्ट हाउस से कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर त्रिकोण बनेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा, लाइक देखिए ये त्रिकोण, ये एंड सो जब त्रिकोण की बात हो रही है तो त्रिकोण बन गया। तो इट्स वेरी सिंपल, हाउसेस भी समझ आ जाएंगे आप लोगों के कि कौन से हाउसेस बने। सो पहला हाउस, अभी जो मैंने बताया कि जो पीछे जो केंद्र हाउस बताए, पहले घर को मैंने बताया था कि वो केंद्र घर भी होता है पहला, और पहले घर को हम त्रिकोण का हाउस भी मानते हैं। सो लेट्स कंसिडर दिस एज ए त्रिकोण हाउस। एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमारा ट्राइंगल ऑलरेडी बना हुआ है। और अगेन एक और फॉर्मूला भी है, अगर आप 1 में 4 ऐड करेंगे, जो पहले मैंने बताया था विष्णु स्थान के बारे में, उसमें हमने 3 ऐड किया था, तो यहाँ पे हम 4 ऐड करेंगे। 1 + 4 = 5। सो दिस इज ऑल्सो अ त्रिकोण हाउस। अगेन 5 + 4 = 9, तो ये 9th हाउस है हमारा। तो कुंडली में 3 त्रिकोण घर होते हैं, त्रिकोण हाउस, और ये पहला, पंचम और नवम। पहले घर के बारे में अलग अलग ऋषियों के अपने अपने मत हैं। कुछ इसको पहले घर को त्रिकोण स्थान नहीं मानते हैं, कुछ मानते हैं।
और जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, तो वहाँ पर त्रिकोण स्थान मानना कई बार ज़रूरी नहीं भी होता है, उसके बिना भी काम चल पड़ता है। तो इसलिए हम पहले घर को केंद्र ही मान के चलते हैं। दिस इज़ माई वे ऑफ डूइंग कैलकुलेशंस ड्यूरिंग द प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। सो हर एक इंसान के अपने फंडामेंटल हैं कि कोई कैसे कैलकुलेशन करता है, और जो रिज़ल्ट आता है वही रिज़ल्ट आता है फाइनली। एक्यूरेसी विल बी सेम ऑलवेज। अब इनमें भी सबसे बड़ा जो त्रिकोण बनेगा वो कौन सा बनेगा? जैसे हमने लास्ट टाइम बताया, जो सबसे लास्ट में त्रिकोण आएगा वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। तो सबसे लास्ट में कौन था? 9th हाउस था। तो 9th हाउस विल बी द मोस्ट पावरफुल त्रिकोण हाउस। एंड इसके बारे में मैं कुछ और भी बताऊंगा। एंड ये किससे बड़ा होगा? 5 में से बड़ा होगा। और 5वां किससे बड़ा होगा? फर्स्ट वाले से बड़ा होगा। त्रिकोण स्थान में जो राजयोग बनते हैं, जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस देखे गए हैं अभी तक इनकी कुंडलियों में, योग या प्रेसिडेंट या 2 या 3 टर्म्स में किसी प्रेसिडेंट को, या बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, उन लोगों की कुंडली में एक कॉमन चीज़ है जो मैं यहाँ बताऊँगा भी आप लोगों को। बाकी राजयोग एज ए मेंशन कि आगे बहुत सारे लेक्चर्स हमारे रहेंगे जिसमें हम राजयोगों के बारे में देखेंगे। उन लोगों की कुंडलियों में एक बहुत ही कॉमन चीज़ देखी गई है कि नवम एंड दसम का रिलेशन, कुंडली में सबसे बड़ा राजयोग इसी को माना जाता है कि 9th हाउस का जो लॉर्ड है और 10वें घर का जो लॉर्ड है, अगर वो या 10वें घर में बैठ जाएं तो भी वो पावरफुल माना जाएगा। अगर वो नवम घर में दोनों बैठ जाएं तो दे आर द मोस्ट पावरफुल, दिस द मोस्ट पावरफुल राजयोग। सो ये शॉर्ट एक टिप दे रहा हूँ मैं, सो दैट आप इसके साथ साथ इसको याद रख सकें। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सिंह लगन 11, 12, 1, 2 लियो एसेंडेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। लियो एसेंडेंट में 9th हाउस का जो लॉर्ड है वो मंगल रहेगा। इसको क्लीन कर देते हैं। एंड 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो वीनस। अगर ये 9th हाउस में होंगे दोनों इकट्ठे तो ये राजयोग बनता है, लेकिन डिपेंड करता है अगेन कि प्लैनेट कौन से हैं और ये राजयोग बनेगा तो किस टाइप का राजयोग बनेगा। ये आई हैव अ कलेक्शन ऑफ हॉरोस्कोप, तो ये कुछ इस तरीके का राजयोग बनेगा कि ये जो पर्सन रहेगा मंगल शुक्र, मंगल मीन्स फायर, शुक्र मीन्स ग्लैमर। तो ऐसा जो इंसान होगा, कोई ना कोई हॉलीवुड इंडस्ट्री या बॉलीवुड इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही फेमस एक्टर एक्ट्रेसेस जो कि बहुत ही रिनाउंड हैं, जिनको हर एक पूरी दुनिया जानती है, और जिन लोगों ने अपने काम का लोहा मनवाया होता है, सो ये ऐसे वाले इंसान की कुंडली होगी। तो वो भी एक राजयोग है जिसमें एक पॉपुलैरिटी भी सामने निकल के आएगी। एंड डेफिनेटली मनी विल ऑलवेज बी देयर। एज ए मेंशन कि ये लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है। लक्ष्मी की जब हम बात करते हैं तो लक्ष्मी मीन्स मनी, पैसा, फाइन, धन। तो ये पैसा तो आएगा ही इन घरों से, पंचम से भी और नवम से भी, लेकिन नवम जो है वो सबसे पावरफुल माना गया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज त्रिशढ़ाय हाउसेस। इंग्लिश हिंदी दोनों का सेम ही रहता है। और ये कौन से हाउसेस होते हैं पहले हम बना लेते हैं, फिर इसके बारे में मैं इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि कौन से प्लैनेट इनमें अच्छे माने जाते हैं। त्रिशढ़ाय इज़ ए संस्कृत कीवर्ड, तो उसका जो मतलब है, जो अर्थ है, उसका ये अर्थ ही है कि तीसरा घर, त्रिशढ़ाय छठा घर और 11वां घर। तो ये जो तीनों घर रहेंगे इनको हम त्रिशढ़ाय कहते हैं। बेसिकली इन घरों को अच्छा नहीं माना जाता है, इनको पापी घर भी माना जाता है। लेकिन ये घर अगर हम बात करें, कलयुग की बात करें, और जब से IT एरा स्टार्ट हुआ है, द न्यू टेक्नोलॉजी
और ग्रेजुअली वी आर गोइंग इनटू द स्पेस टेक्नोलॉजी ऑल्सो। तो इन घरों को इन दैट टर्म्स बहुत अच्छा माना जाने लगा है। और ये इन घरों का एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है कि इंसान की इच्छाएं, ड्रीम, इच्छा शक्ति, कुछ ऐसे भी केसेस हमारे पास आते हैं जहाँ पे एक इंसान की इच्छा शक्ति बहुत बड़ी है और कुंडली में प्लानिटरी पोजीशंस अच्छी ना होने के बावजूद अगर तीसरे, छठे और 11वें घर में मेल फिट प्लैनेट्स अगर बैठते हैं, अगर उतने पावरफुल ना भी हों, इंसान की इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग हो, अगर उन प्लैनेट्स को एक्टिवेट कर दिया जाए इन अ गुड सेंस। प्लैनेट एक्टिवेशन आगे हम स्टडी करेंगे उसके बारे में कि प्लैनेट से मैक्सिमम स्ट्रेंथ लेना, मैक्सिमम बेनिफिट लेना और नक्षत्र एक्टिवेशन करना, नक्षत्र से भी एक मैक्सिमम बेनिफिट्स लेना। सो अगर ये कर दिया जाए तो ये जो तीसरा, छठे, 11वें घर के जो प्लैनेट्स होते हैं या जो इनके बीच में जो संबंध बनते हैं, ये सबसे बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। मीन्स इच्छाओं को पूरा करना, ड्रीम्स को पूरा करना। तो ड्रीम्स को पूरा करने के लिए यही वो 3 घर हैं। बस इसमें डिफरेंस यही है कि ये जो तीनों घर हैं इनमें मेल फिट प्लैनेट्स होने चाहिए, क्योंकि बेनिफिट प्लैनेट्स इन घरों में अच्छा काम नहीं करते हैं। कोई भी ग्रह किसी स्थान में बैठा हो तो बुरा उतना नहीं करता है, अच्छे बुरे रिजल्ट, परिणाम सबके होते हैं। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। सो आई टेल यू कि कैसे रहेगा इनका। पहले तो हम देख लेते हैं कि सबसे पावरफुल कौन सा हाउस रहेगा। 3, 6, 11 इनको कर्मा स्थान भी कहा जाता है। कर्म स्थान भी हैं ये दोनों। और साथ में 11वां घर जो है उसको तो वैसे आय का स्थान कहते हैं। सो इसीलिए भी इनको अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन एज़ पर माई ओन एक्सपीरियंस मैंने सबसे बेस्ट रिजल्ट्स अभी तक छठे घर के देखे हैं और 11वें घर के भी बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। बट जो मेरे पास अभी तक चार्ट आए हैं इन द टर्म्स ऑफ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, तो 6th हाउस को मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग मान के चलता हूँ हमेशा ही, एंड rather more powerful than 9th house. That's my own way of understanding about horoscope. So सबसे ज़्यादा पावरफुल रहेगा 11th house and it will be greater than the 6th house. और छठा घर जो है वो पावरफुल रहेगा देन 3rd हाउस। मीन्स 11वां घर ज़्यादा पावरफुल है, छठा थोड़ा सा उससे कम और 3rd हाउस उससे थोड़ा सा और कम। और ये जो त्रिशुधाय हाउसेस होते हैं, स्पोर्ट्स की बात करने जा रहा हूँ मैं अभी। जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी देखी जाती हैं इंसान की, तो उसके लिए जितने ज़्यादा मेल फिट प्लैनेट इन घरों में होंगे, अगर ऐसा होगा तो प्रेडिक्शन, सिंपल टेक्निक ऑफ प्रेडिक्शन विच आई एम टेलिंग यू द थंब रूल्स। अगर कहीं आपको पता चलता है कि तीसरे, छठे, 11वें घर में ही सारे के सारे मेल फिट प्लैनेट चले गए हैं, आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि ये किसी स्पोर्ट्स पर्सन की कुंडली है। अब आपको उसमें ये देखना है कि कितना एग्रेशन है प्लैनेट्स में। अगर कहीं मंगल 11th हाउस में चला गया है या शनि छठे में चला गया है, इन अ सिंपल लैंग्वेज द पर्सन विल बी रेसलर, बॉक्सर, ताई कमांडर्स। सो इस तरीके से आप ग्रहों का बल चेक कर सकते हैं कि स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, या आपस में इनका कहीं कनेक्शन बन जाता है। तीसरे, छठे का, 11th का कनेक्शन संबंध आप समझ रहे होंगे। मैंने एक लेक्चर लिया था PACE, तो उसमें मैंने बताया था कि तीसरे घर का लॉर्ड, छठे घर का लॉर्ड अगर इकट्ठे हो जाते हैं, या इनके जो लॉर्ड भी अगर 11वें घर में चला जाता है, तो वो आपस में संबंध बनता है। मीन्स वो एक स्पोर्ट्स पर्सन की कुंडली है और स्पोर्ट्स स्पिरिट ऐसे पर्सन में बहुत हाई रहेगी। प्रोफेशन उसके और भी हो सकते हैं, बिजनेसेस और भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा इंसान पूरी लाइफ, पूरी ज़िंदगी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नहीं छोड़ेगा। और ये जो हाउसेस हैं इनमें कुछ क्वेरीज भी आई थी यूट्यूब वीडियो में। कुछ लोगों का ये कहना था कि छठा घर बहुत ही शुभ नहीं होता है।
यस, शास्त्रों के प्रमाण हैं, ज्योतिष के प्रमाण हैं, बट छठे घर को हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शत्रुहंता भी कहा जाता है। शत्रुओं के लिए भी हाउस है। शत्रुओं के बारे में भी छठे घर से देखा जाता है कि शत्रु कितने होंगे, या ऐसा इंसान शत्रुओं पे विजय प्राप्त करेगा या नहीं करेगा। कोई भी घर कुंडली में उसको बुरा नहीं माना जाता है, डिपेंड्स कि उसकी एसोसिएशन कैसी है बाकी प्लैनेट्स के साथ, हाउसेस के साथ। और ये तो कुंडली, अगर हम इसको लगन कुंडली मान लें तो इसके बाद भी तो कुंडलियाँ रहती हैं हमारे पास। और जो D9 चार्ट होता है नेक्स्ट, अगर हम 20% मार्क्स लगन कुंडली को देते हैं तो D9 को 19% मार्क्स देते हैं। द टोटल इज 39 नाउ, रेस्ट वी हैव 61%। और भी कुंडलियाँ होती हैं जिसमें बाकी एसोसिएशंस होती हैं, और इसलिए इतने सारे 60 वर्गों में बांटा गया है कुंडलियों को। ये तो सिर्फ मैं पराशर की बात कर रहा हूँ, बाकी तो जेमिनी की अपनी कुंडलियाँ हैं, कारकांश एटसेट्रा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज उपचय हाउस। उपचय इज ए संस्कृत कीवर्ड। इसका मतलब है इंक्रीज, ग्रोथ, किसी चीज़ का बढ़ाना। इससे पहले हमने बताया वो था त्रिशुडाय हाउसेस। आप देख रहे होंगे मैंने अभी भी वही मार्क किया हुआ है, 3, 6 और 11। जो उपचय हैं वो भी यही रहेंगे, उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा और वो रहेगा 10th हाउस। बहुत लंबा डिस्कशन है, बट इस चैप्टर को मैं थोड़ा सा शॉर्ट रखना चाहता हूँ ताकि बेसिक्स में ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। बिकॉज अगर हमें उपचय के बारे में बात करनी हो तो पूरा 1 घंटा चाहिए एक लेक्चर के ऊपर, एंड वो आगे हम फ्यूचर में जब भी लाइव केसेस आएंगे उसमें हम कवर करेंगे। बट माय वे ऑफ टेलिंग इज़ वेरी डिफरेंट। मैं केसेस में कवर करूँगा बीच बीच में, so that you should have some understanding also that why we are saying this upachay and why these connections are being made. जब भी now how we need to understand, पहले तो आप मेमोराइज याद करने के लिए सिंपल फंडा है कि त्रिशुडाय हाउसेस 3, 6, 11 ये लिखा भी है मैंने, अगर आप नोट कर पा रहे हो ऊपर चेंज किया है। त्रिशुडाय मीन्स 3, 6 एंड 11, ये तो हो गए त्रिशुडाय, और 10th को ऐड करेंगे तो उपचय हो गया। सो उपचय में सिंपल वे है, जब भी कुंडली में याद रखना, ये तो आपको समझ होना ही चाहिए, ये याद रखने हैं आपको। जब भी 10th हाउस का, बिकॉज 10th इज ए बिजनेस, प्रोफेशन, करियर, जॉब, जब इस घर का इन घरों के साथ कनेक्शन बनेगा, किसी न किसी तरीके से एसोसिएशन होगी, तो उस घर का उपचय होगा, वो घर बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए 10th घर का 3rd घर के साथ अगर कनेक्शन बनता है, अब डिपेंड करता है कि कौन सी राशि है वहाँ पर। अगर कर्क राशि है मीन्स जलीय राशि है, तो कोई स्विमिंग स्पोर्ट्स में आगे नाम कमा सकता है। तो यही वो बात है जो मैंने पिछली बार भी कहा, जस्ट अभी कहा कि ड्रीम्स को पूरा करना। तो अगर इन तीनों का अगर इसके साथ कनेक्शन बन जाता है तो ये और भी बेहतरीन हो जाता है, द बेस्ट रिजल्ट्स देगा ये। सो आगे जैसे हम केसेस में डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट्स के साथ किस किस तरीके से एसोसिएशन बनेगी, तो किस किस तरीके से बेनिफिट देंगे और कुंडली में क्या निकल के आएगा। और कुछ केसेस होंगे जो हम केसेस के साथ डिस्कस करेंगे, और कुछ मैं आप लोगों से भी लाइव केसेस लूँगा एंड विल डिस्कस दोज केसेस ऑन लाइव। नाउ द नेक्स्ट वन, अभी हम नेक्स्ट और डिस्कस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट हाउसेस आर दूस्थाना। इंग्लिश में भी दूस्थाना ही कहते हैं, इसलिए मैंने दूस्थाना ही कहा है इंग्लिश क्लासिक्स में, और हिंदी में दूस्थाना आप स्पेलिंग आप लिख सकते हैं। इनको त्रिक हाउसेस भी कहा जाता है। और कौन से होते हैं? 6ठा, 8वां, 12वां। ये वो हाउसेस हैं जहाँ पर अगर किसी एस्ट्रोलॉजर ने बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं किया हो, तो अगर वो एस्ट्रोलॉजर कहीं मैक्सिमम प्लैनेट्स को अगर इन घरों में देखते हैं तो वो डर जाते हैं नॉर्मली, बिकॉज दे हैव ए फियर कि इतने सारे प्लैनेट्स इन घरों में होना
मीन्स नाम से ही पता चल रहा है दूस्थाना, मतलब अच्छे घर नहीं है ये। सो उनके अकॉर्डिंग ऐसा जो जातक होगा, जो ऐसा जन्म लेगा लाइफ में, तो बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। नो डाउट, दैट्स ट्रू। परेशानियाँ तो रहती हैं, बट ये भी है कि ये जो हाउसेस होते हैं इसमें विपरीत राजयोग भी इन्हीं हाउसेस में बनता है और इसको बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, अगर छठे घर का जो लॉर्ड है, अगर वो अष्टम में या 12th में चला गया हो, सिमिलरली अष्टम का लॉर्ड छठे में, 12th में, एंड द वाइस वर्सा फॉर द 12th ऑल्सो, तो ये विपरीत राजयोग जो कि बहुत बड़ा राजयोग माना जाता है। ऐसा इंसान लाइफ के शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है और उसके बाद जो लाइफ में जो धन की जो वर्षा होती है, इट्स जस्ट ऑसम। सो बिलियनियर्स के चार्ट भी इस तरीके से देखे गए हैं। ऐसे लोग जिनके पास धन की कोई कमी नहीं रहती है, एंड उनको एक हमारे क्लासिकल भाषा में पारस भी बुलाया जाता है ऐसे लोगों को। मीन्स कि वो जिस चीज़ के ऊपर भी हाथ रख देते हैं वो सोना बन जाती है। सो अब हम छठे घर से ही थोड़ा सा डिस्कशन करें। पहले तो आपने ये याद रख लेना है, जब भी दूस्थाना की बात आएगी तो छठा, 8वां, 12वां घर भी दूस्थाना। छठे घर का मतलब है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, शत्रुओं का घर है, लोन, एंड दूसरों को सर्व करना, सर्विस देना। और ये उपचय हाउस भी, जो पीछे मैंने बताया, उपचय हाउस भी है छठा घर। उपचय मीन्स कि दूसरों के लिए काम करना। तो जो छठा घर है ये सर्विस देता है दूसरों के लिए, खुद के लिए भी लाभ, अपने लिए भी। बाकी जो ये इससे पहले वाला जो मेरा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 14, लेक्चर नंबर यस इट वाज 14, काल पुरुष में, जिसमें मैंने बहुत कुछ डिटेल में बताया है। तो उसमें मैंने बताया है कि छठे घर किस किस कामों के लिए रहता है। नाउ द 8th हाउस इज़ वेरी सरप्राइजिंगली बहुत ही डिफरेंट रिजल्ट देता है ये। सडन गेन्स, सडन प्रॉफिट, सडन लॉसेस। तो ये सडन वाली चीज़ें होती हैं 8th हाउस से, मतलब इससे बहुत ही हिडन चीज़ें छुपी रहती हैं। और अगर हम बाहर में घर की बात करें तो मोक्षा, इस दुनिया से परे की दुनिया, एलियंस के बारे में भी अगर स्टडी किया जाता है, दूसरी दुनिया के प्राणियों के बारे में, तो बाहर में घर से ही स्टडी किया जाता है। दिस इज़ अगेन अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो आपने याद रखनी है, और इनको आगे हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पनफर हाउसेस। पनफर हिंदी इंग्लिश में एक ही नाम रहेगा, और इनका भी याद करने का बहुत ही इजी तरीका है। आपका जो सेकंड हाउस होता है उसको हम पनफर हाउस कहते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, आप सोच रहे होंगे कि सेकंड हाउस को हमने मार्ग स्थान भी समझा था, तो हमें इस तरीके से भी इनको याद रखना है कि सेकंड हाउस पनफर भी होता है। आप इसमें 3 ऐड करते जाइए, 2 + 3 = 5। 5वां घर पनफर हुआ, 8वां घर भी पनफर हुआ, एंड 11वां घर भी पनफर हाउस हुआ। सो इनके भी डिफरेंट मीनिंग निकलते हैं, और जब भी हम मार्ग ग्रहों की कैलकुलेशन करते हैं, मृत्यु के कैलकुलेशन, तब इनका यूसेज होता है उस टाइम पे, मैक्सिमम उसी में ही यूसेज होता है। सो इट्स माई एडवाइस, बिकॉज क्लासिकल बुक्स में भी आपको ये मिल जाएगा कि पनफर हाउसेस कौन कौन से होते हैं, लेकिन वहाँ पे ये 4 हाउसेस दिए होंगे, 2, 5, 8 एंड 11th, बट आप 5th हाउस को उसमें से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो 5वां घर होता है वो त्रिकोण होता है, और 5वें घर को हम त्रिकोण के अलावा कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं देते हैं जब ये प्रेडिक्टिव की बात आती है। बिकॉज ये जो डाटा है क्लासिक का, जब हम अगर पंचम घर को भी हम पनफर में काउंट कर देते हैं तो वो कैलकुलेशंस में गलती निकल आती है। तो 5वां घर आपको अवॉइड करना है। तो लेकिन याद रखने के लिए, सिंस यू नीड टू ऐड 333 एंड टोटल के लिए, तो ये टोटल बना के आप इसको पंचम घर को अवॉइड कर दीजिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज अपोक्लिमा हाउसेस। ये संस्कृत कीवर्ड है,
हिंदी में भी आप ओपोक्लिम, इंग्लिश में भी इसी के नाम से ये हाउसेस जाने जाते हैं। अगेन वी हैव 4 हाउसेस इन क्लास 6। याद करने का बहुत ही इजी वे है। तीसरा घर जो है वो ओपोक्लिम हाउस है एंड 3 में 3 ऐड कर दीजिए, छठा घर, और 6 में 3 और ऐड करेंगे तो 9th हाउस, एंड अगेन 3 ऐड करेंगे 12th हाउस। तो ये 4 घर जो हैं ओपोक्लिम हाउस है। इनके भी अलग मीनिंग निकल के आते हैं। मारक ग्रहों की जब हम गणना करते हैं तो इनके बिना काम नहीं चलता। तो ऐसे टेक्स्ट में बहुत कुछ लिखा होता है कि ओपोक्लिम हाउस अगर उपचय के साथ उसका कनेक्शन बने, तो बेसिकली आपको नाम रखने बहुत ज़रूरी है, याद रखने बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर ये टर्म्स याद नहीं रहेंगी तो जब भी आप कोई कंटेंट पढ़ेंगे तो इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू पीपल। सो इट्स बेटर टू रिमेंबर दिस टर्म्स। नाउ अगेन, जैसे मैंने लास्ट कहा था कि जो पनफर हाउस होता है उसमें 5वां घर को आप निकाल दीजिएगा। सिमिलरली इस वाले, अगर मैं ओपोक्लिम की बात करूं तो 9th हाउस को आप इसमें से रिमूव कर दीजिए। अगेन क्लासिक में दिया हुआ है 9th हाउस, बट हम इसको लेकर नहीं चलेंगे। सो फ्रेंड्स, ये मैंने हाउसेस के बारे में बताया है, जिसमें कि कुछ चतुरस्त्र हाउसेस भी होते हैं, जिसमें कि मैं शॉर्ट में कह देता हूँ, चौथा और 8वें घर को चतुरस्त्र कहते हैं। और इनका यूज़ बहुत कम आता है। जिनका यूसेज आता है वो मैंने मैक्सिमम आपको बता दिए हैं। और ये जो लेक्चर है इसको प्लीज़ बहुत ही सीरियसली लीजिए और इसको याद रखिए, बिकॉज जब हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे और अगर ये टर्म्स नहीं समझ में होंगी, बिकॉज आगे मैं इसी भाषा का ज़्यादा यूज़ करूँगा, सो इफ़ आई विल से समथिंग एंड दैट विल बी अ ट्रबल फॉर यू पीपल, बिकॉज आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे इन दैट केस। थैंक यू। एस्ट्रोलॉजी से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।